कराची की एक सुनसान गली, रात के करीब 2 बजे एक छोटी सी दुकान के अंदर सिलाई मशीन की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। एक आदमी सिर झुकाए पूरी शांति से कपड़े सिल रहा था। लोग उसे बस टेलर साहब कहते थे। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण थी, दिन में कपड़े लेना, रात में सिलना और जैसे तैसे गुजारा करना। लेकिन उसी रात अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज़ आई, ब्रेक की तीखी चीख सुनाई दी और फिर दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। खोलो दरवाज़ा। आवाज़ इतनी सख्त थी कि उसके हाथ कांप गए, पसीना उसके माथे से बहने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दरवाज़ा तोड़ दिया गया। कुछ लोग अंदर घुसे, उसे पकड़ लिया गया और उसी पल उसकी पहचान बदल गई। एक साधारण टेलर को रॉ का एजेंट कहा जाने लगा। जिसे एक आम टेलर बताया जा रहा था, वो असल में कुलभूषण जाधव था, भारत का एक पूर्व नौसेना अधिकारी। यहीं से कहानी उलझने लगती है। पाकिस्तान का दावा था कि वो एक खतरनाक जासूस था जो बलूचिस्तान में अशांति फैलाने आया था, जबकि भारत का कहना था कि वो ईरान में एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहा था और उसे वहां से अगवा किया गया। अगर वो सच में ईरान में था तो पाकिस्तान की हिरासत में कैसे पहुंचा? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें जाधव खुद को रॉ एजेंट बताते हुए दिखाई दिया। उसने कहा कि वो पाकिस्तान में मिशन पर था, लेकिन वीडियो में कई ऐसी बातें थीं जो इसे संदिग्ध बनाती थीं। कट्स, आवाज और चेहरे के हाव भाव में अंतर और रटे हुए जवाब। भारत ने इसे जबरन लिया गया कबूलनामा बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे सच्चाई का सबूत कहा। जासूसी की दुनिया हमेशा धुंधली होती है, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा साफ नहीं होती। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एक संवेदनशील इलाका है, इस कहानी का केंद्र बन गया। वहां लंबे समय से असंतोष और संघर्ष चल रहा है और पाकिस्तान का आरोप था कि भारत वहां हस्तक्षेप कर रहा है। जाधव को उसी नेटवर्क का हिस्सा बताया गया, जबकि भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। 2017 में पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट में जाधव को पेश किया और बहुत कम समय में उसे मौत की सज़ा सुना दी। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। भारत ने कहा कि उसे वकील तक नहीं दिया गया और ना ही भारतीय अधिकारियों से मिलने दिया गया। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचा, जहां भारत ने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन की बात कही। कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी और मामले की समीक्षा का आदेश दिया, लेकिन सच्चाई अब भी धुंध में ही रही। इस बीच जाधव की मां और पत्नी की मुलाकात कराई गई, लेकिन वो मुलाकात भी विवादों में घिर गई। एक मां जो अपने बेटे से मिलना चाहती थी, उसे कांच के पार बैठकर बात करनी पड़ी। ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि भावनात्मक भी बन गया। मीडिया ने भी इस कहानी को अलग अलग रूपों में पेश किया। कहीं वो निर्दोष नागरिक था, तो कहीं एक खतरनाक जासूस। हर देश ने अपनी कहानी दिखाई और सच कहीं बीच में खो गया। टेलर की कहानी भी इसी नैरेटिव का हिस्सा बन गई। एक ऐसी छवि जो लोगों के दिमाग में आसानी से बैठ जाए, लेकिन जिसकी सच्चाई उतनी सरल नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जाधव अकेला नहीं था। खुफिया दुनिया में एक और नाम था, एक असली टेलर जो सीमावर्ती इलाकों में काम करता था। वो कभी पाकिस्तान में दिखता, कभी ईरान में और कभी अफगानिस्तान के पास। उसका काम सिर्फ कपड़े सिलना नहीं था, बल्कि लोगों से बातें करना, जानकारी इकट्ठा करना और उसे आगे पहुंचाना था। उसकी दुकान एक ऐसी जगह थी जहां हर तरह के लोग आते थे और हर कोई अनजाने में कुछ न कुछ बता जाता था। धीरे धीरे वो एक चलता फिरता सूचना केंद्र बन गया। कहा जाता है कि ऐसे ही लोकल नेटवर्क के जरिए बड़े एजेंट्स तक जानकारी पहुंचती थी, लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ। असल में जासूसी की दुनिया फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ जासूस अक्सर आम लोग होते हैं, दुकानदार, ड्राइवर, मजदूर या फिर एक टेलर, क्योंकि उन पर सबसे कम शक होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टेलर सच में था या सिर्फ एक कहानी जो लोगों को समझाने के लिए बनाई गई? क्योंकि जासूसी में कहानी भी एक हथियार होती है। हर देश चाहता है कि उसकी जनता एक खास तरीके से सोचे। अगर किसी केस को जासूसी बना दिया जाए तो लोग सवाल कम पूछते हैं, और अगर उसे निर्दोष बताया जाए तो भावनाएं जुड़ जाती हैं। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा कीमत एक इंसान ने चुकाई, जिसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो चाहे जासूस था या नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक केस बन गया। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक इंसान भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन सकता है। हर बयान, हर फैसला एक बड़े खेल का हिस्सा होता है। शायद सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी, क्योंकि जासूसी की फाइलें अक्सर सालों तक बंद रहती हैं और जब खुलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक टेलर
जो शायद सिर्फ कपड़े सिलता था या शायद किसी देश के लिए काम करता था, एक नेवी अफसर जो बिजनेसमैन भी हो सकता था, या एक जासूस। कौन था कुलभूषण जाधव? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन इस कहानी ने एक बात जरूर सिखाई है। हर कहानी जो हमें दिखाई जाती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। सच अक्सर वहीं छुपा होता है जहां हम देखना ही नहीं चाहते। लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि हर जासूसी केस में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ और ज़्यादा उलझ जाता है। इस कहानी में वो मोड़ तब आया जब कुछ पुराने दस्तावेज और बयान सामने आने लगे। कहा जाता है कि जाधव के पास एक नहीं बल्कि कई पहचानें थीं। एक नाम ईरान में, एक नाम भारत में, और कुछ ऐसे नाम जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में आए ही नहीं। ये बात पूरी तरह साबित नहीं हुई, लेकिन खुफिया दुनिया में एक पहचान कभी काफ़ी नहीं होती। जितनी पहचानें होती हैं उतनी ही सच्चाई की परतें गहरी होती चली जाती हैं। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास कई देशों की खुफिया एजेंसियां सक्रिय रहती हैं, क्योंकि वो इलाका सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जाधव वहां मौजूद थे तो क्या वो सच में सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी छुपी थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, और यही इस रहस्य को और गहरा बनाता है। फिर इस कहानी का एक और रहस्यमयी हिस्सा सामने आता है। कुछ लोगों का दावा है कि जाधव को पकड़ने से पहले कई महीनों तक उन पर नज़र रखी जा रही थी। उनकी हर गतिविधि, हर संपर्क और हर यात्रा पर निगरानी रखी जा रही थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि उनकी गिरफ्तारी अचानक नहीं थी, बल्कि एक पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उन्हें इतने लंबे समय तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या एजेंसियां और सबूत इकट्ठा कर रही थीं, या वे किसी बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं? यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जासूसी की दुनिया में कभी-कभी एक एजेंट को पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके पीछे छुपे पूरे नेटवर्क को उजागर करना। अगर जाधव सच में किसी नेटवर्क का हिस्सा थे, तो क्या वो नेटवर्क आज भी कहीं सक्रिय है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी थी जो इस केस को और बड़ा बनाने के लिए बनाई गई? इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में एक प्रशिक्षित जासूस होता है, तो क्या वो इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है? क्योंकि पेशेवर एजेंट्स को सालों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को बचा सकें। तो क्या ये एक गलती थी, या कुछ ऐसा हुआ जो योजना के खिलाफ चला गया? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार एजेंट्स डबल गेम का हिस्सा भी बन जाते हैं, यानी वे एक से ज़्यादा एजेंसियों के लिए काम करने लगते हैं। अगर ऐसा इस मामले में हुआ हो तो सच्चाई और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। लेकिन इन सभी बातों का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया, और शायद कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबूत कम और कहानियां ज़्यादा होती हैं। हर कहानी का एक मकसद होता है, या तो लोगों को कुछ विश्वास दिलाना या उन्हें असली सवालों से दूर रखना। आज भी जब इस केस का जिक्र होता है तो लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो निर्दोष था, जबकि कुछ उसे एक खतरनाक जासूस मानते हैं। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है, या फिर इन दोनों से भी अलग है, क्योंकि सच्चाई कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा परतों में छुपी होती है, और हर परत के पीछे एक नई कहानी होती है। एक टेलर की कहानी, एक नेवी अफसर की कहानी, और एक ऐसे इंसान की जो अब सिर्फ एक रहस्य बन चुका है। और शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ हमें ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। ऑबडॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई।